हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। और इसमें हम जानेंगे श्वसन तंत्र की संरचना, श्वसन की कार्य प्रणाली, फेफड़े और तंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, इन सभी के बारे में पार्ट 1 में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो क्लास है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, श्वसन तंत्र या श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये है क्या? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है एक रूट होता है जिसके द्वारा हमारी बॉडी में एयर एंटर करती है या ऑक्सीजन एंटर करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जो कि ऑक्सीजन को एंटर करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करवाता है। अब इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक को देख लेते हैं। ट्रैक जो होता है जिसमें सभी अंग शामिल हैं, जैसे कि आपका नासिका या अथवा नासाद्वार हो गया। ठीक है, नासिका जो होता है नोज, जिसके द्वारा हम एयर को लेते हैं। ठीक है, एयर को लेते हैं। उसके बाद आता है नासा गुहा। नासा गुहा जो होता है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे हेयर उपस्थित होते हैं जो कि क्या करते हैं, वायु में जो भी धूल कण होते हैं उनको ये रोक लेते हैं। फिर आता है उसके बाद नासाग्रसनी। नासाग्रसनी जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका आ गया ये फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है स्वर तंत्र या फिर जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं या कंठ बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर आ गया कंठ। ठीक है, लैरिंग्स। इसके बाद आता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया जो है आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है। और इसी ट्रैकिया या श्वास नली में कार्टिलेज रहते हैं जो कि कैसे रहते हैं, सी आकार के होते हैं। कार्टिलेज यानी उपास्थि होती है जो कि क्या होती है, एक प्रकार की हड्डी का सॉफ्ट रूप होता है। यानी जो उपास्थि होती है वो भी आपकी एक हड्डी होती है, लेकिन हड्डी का सॉफ्ट रूप होता है, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। और इसमें सी आकार का ये कार्टिलेज उपस्थित होता है ट्रैकिया में। अब ये जो ट्रैकिया है ये श्वास नली है। जब ये दो भागों में बढ़ जाती है, यहाँ पर हम देखें तो देखिए ये जो ट्रैकिया है यहाँ तक तो ये ट्रैकिया कहलाता है, लेकिन जब ये दो भागों में बढ़ जाती है यानी दोनों लंग्स में बढ़ जाती है दो भागों में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जो होती है, अब ये क्या होता है ब्रोंकाई, ये भी क्या होता है, कई सारे भागों में यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये बटे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से बटे हुए हैं ब्रोंकाई। जब एक श्वास नली की बात होगी उसे हम ट्रैकिया बोलेंगे, और जब ये दो भागों में बढ़ जाएगी तो इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ब्रोंक्यूलस। ये जो आपके यहाँ पर बटे हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। ठीक है, ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। और इन्हीं में जो गुच्छे के आकार के, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में नहीं दिख रहा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इन्हीं में क्या होता है, गुच्छे इस आकार के, देखिए इस आकार के गुच्छे आकार के क्या होते हैं, गुच्छे आकार के, इनमें वायु कोष्ठक होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, एल्वियोली में ही क्या होता है, जो एयर होती है, जब हम सांस लेते हैं तो एयर जो होती है इसी में आती है। ठीक है, इसी में आती है एयर, आपकी किस में आती है, एल्वियोली में आती है, जिसे हम वायु कोष्ठक बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, आगे इसमें आता है आपका लंग्स। ठीक है, लंग्स यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, आपके लंग्स हैं। इसके नीचे आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम ये वाला जो है आपका, ये क्या है, डायाफ्राम है। अब ये जो डायाफ्राम है ये किस में हेल्प करता है, तो डायाफ्राम जो होता है 70% सांस लेने में हेल्प करता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ करने में डायाफ्राम की जो भूमिका होती है 70% होती है। ये जो डायाफ्राम होता है संयोजी ऊतक का ये बना होता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम जो होता है नीचे आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये नीचे आ जाता है। और जब हम ब्रीथ छोड़ते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की साइड आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने नासिका नोज देखा जिसके द्वारा हमने एयर को लिया। फिर आता है नासा गुहा जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, धूलकण को रोकने के लिए इसमें हेयर होते हैं। फिर उसके बाद आता है नासाग्रसनी,
फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया दो भागों में जब बट जाएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई के बाद आता है आपका जब वो कई सारे भागों में बढ़ जाता है ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस के बाद जो छोटे छोटे आकार के गुच्छे से बने रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक या फिर एल्वियोली बोलते हैं। आगे मैं अच्छे से पिक में दिखा दूंगी, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गुच्छे के समान होते हैं जिसमें क्या होता है, हवा भरी रहती है, यानी जो एयर आती है वो इन्हीं एल्वियोली या इन्हीं में आती है और इनके द्वारा ब्लड में जाती है। तो आगे वहां पर हम बात करेंगे। तो ये तो हमने देखा श्वसन तंत्र के अंग जो भी श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पर भी आप पिक्चर में देखें तो ये आपका क्या है, यहाँ से नोज से एयर ली, फिर नोजल कैविटी आ गई आपकी, और फिर इधर फेरिंग्स आ गया, और इधर क्या आ गया, इधर लैरिंग्स आ गया। उसके बाद आया ट्रैकिया। ट्रैकिया जब दो भागों में बट गया तो इसे हमने ब्रोंकाई बोला। और ब्रोंकाई जब कई सारे भागों में बट गया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है, तो ये सब क्या कहलाता है, ब्रोंक्यूलस कहलाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर गुच्छे के आकार के बने रहते हैं वायु कोष्ठक या एल्वियोली, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जो श्वसन है, श्वसन की जो क्रिया है ये दो रूप से होती है, दो प्रकार से होती है। एक तो होता है ऑक्सीश्वसन और एक होता है अनऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक दूसरा होता है एनोरेबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो होता है किस तरीके से होता है, तो देखिए जो ऑक्सी रेस्पिरेशन है या ऑक्सीश्वसन है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है जो कि क्या करती है, ग्लूकोज को पूरी तरीके से जला देती है, और एटीपी जो होता है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। एटीपी हमें यहाँ भी प्राप्त होता है और यहाँ भी, दोनों ही जो भी रेस्पिरेशन है दोनों में ही प्राप्त होता है। ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और अनऑक्सीश्वसन जो होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें क्या होता है, अगर O2 नहीं पहुँचेगी तो एटीपी के साथ इसमें लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। एटीपी के साथ इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड भी इसमें बन जाता है, ठीक है। किसमें बन जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये दो प्रकार के श्वसन होते हैं। ऑक्सी में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, और इसमें क्या होता है, अनऑक्सी में, इसमें अनुपस्थिति होती है ऑक्सीजन की। तो ये हमने यहाँ पर जाना। आगे हम बात करेंगे श्वसन प्रक्रिया। अब ये जो श्वसन प्रक्रिया है ये भी दो तरीके से होती है। एक होता है बाह्य श्वसन जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, अंतःश्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो ये दो प्रकार से श्वसन होता है, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कैसे होता है। तो देखिए जो बाह्य श्वसन है इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इसमें ब्रीथिंग आपका आ जाता है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे होता है, गैस एक्सचेंज किस तरीके से होती है, रुधिर में गैसीय संवहन कैसे होता है, और उत्तकों में गैसीय विनिमय कैसे होता है, ये सब आपके आ जाएंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत। यानी जो क्रिया आपके फेफड़ों या लंग्स में ही होती है वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को यदि हम पढ़ें तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन यानी O2 ग्रहण करके इसे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एकत्रित करके वातावरण में छोड़ा जाता है। ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। जो क्रिया सिर्फ आपके फेफड़ों में हो रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, और कोशिकाओं में यानी सेल्स में पहुंचाना, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और वातावरण में छोड़ना, ये आपका क्या कहलाएगा, बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी क्रिया होती हैं, तो इसमें सबसे पहले होती है आपकी ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग का अर्थ है सांस लेना छोड़ना, ठीक है, ये क्या है ब्रीथिंग। ये क्या होता है, बाहरी हवा को फेफड़ों में एक निश्चित दर 12 से 15 बार प्रति मिनट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सांस ली जाती है प्रति मिनट कितनी बार होती है, तो 12 से 15 बार प्रति मिनट बार बार बाहर निकालना हवा को और लेना, ठीक है। क्या होता है इसमें, एयर को भरना और निकालना, ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। सिंपल भाषा में हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो ये क्या है, ब्रीथिंग है। और इसको हम
12 से 15 बार प्रति मिनट में करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। अब इसमें आता है इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है, अंत्यश्वास और उच्छ्वास, ठीक है। इसमें क्या होता है, हवा को फेफड़ों में भरना, इंस्पिरेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, हवा को निकालना। तो ये दो भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, अंतःश्वसन में फेफड़ों में वायु का दबाव वायुमंडल से 1 से 3 mm Hg कम हो जाता है, जिसके कारण वायु श्वसन मार्ग से आकर फेफड़ों में भर जाती है, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन होता है, इसमें क्या होता है, उच्छ्वास में फेफड़ों का जो वायु का दबाव है वो वायुमंडल से 1 से 2 mm Hg अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फेफड़ों की वायु श्वसन मार्ग से बाहर निकल जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो ये दो चीज़ों को हमने पढ़ा, ठीक है। आगे बात करेंगे, और इसमें जो ब्रीथिंग होती है इसका वायु में संगठन हम देख लेते हैं। तो वायु में जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और CO2 है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब वायुमंडल में जब हम सांस लेते हैं तो पूरी जो नाइट्रोजन है, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें 79% नाइट्रोजन होती है, और बाहर निकाली गई जो वायु होती है यानी CO2 होती है, उसमें भी 79% नाइट्रोजन होती है। तो ये दोनों ही बराबर होते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। और जो O2 यानी ऑक्सीजन होती है, हम लेते कितना है, 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितना है, 17% छोड़ते हैं, ठीक है, 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये हम कितनी लेते हैं, 0.03% लेते हैं, यानी 1% भी नहीं होती है, और छोड़ते कितनी है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हमने देखा, जो ब्रीथ हम करते हैं उसका वायु संगठन किस तरीके से होता है। इसी के द्वारा सांस जब हम लेते हैं तो लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे, फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस तरीके से होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं, बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की ही यहाँ पर बात चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहले किसको देखा, ब्रीथिंग को देखा। ब्रीथिंग किस तरीके से होती है, हम सांस किस तरीके से लेते हैं। उसके बाद आता है आपका फेफड़ों में गैसीय विनिमय। अब ये जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय है, ये किस तरीके से होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके द्वारा जब ऑक्सीजन कहाँ जाती है, सबसे पहले नाक के द्वारा, नाक से नासा गुहा में, नासा गुहा से फेरिक्स में, फेरिक्स से लैरिक्स में और ट्रैकिया में, फिर उसके बाद ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से लंग्स में जाती है। और लंग्स में क्या होता है, वहां पर हमने देखा था एल्वियोली या वायु कोष्ठक होते हैं, ये इस टाइप के गुच्छे जो हमने देखे थे ये होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, वायु जो है या एयर है वो यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इसे ब्लड मिला, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड है, एल्वियोली में क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेकर और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जो विभिन्न सेल्स हैं वहां पर पहुंचाता है। अब विभिन्न सेल्स जो होती हैं, इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। उसकी हम आगे बात करेंगे। अब वहां से ये क्या करते हैं, वहां से CO2 यानी कि जो CO2 है उसको ले लेते हैं, और वापस इसी तरीके से ब्लड से कहाँ पर ये जाती है, वापस ये एल्वियोली या वायु कोष्ठक में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा ट्रैकिया के बाद हमने पढ़ा लैरिंग्स के बाद हमने पढ़ा, ठीक है, तो इसी फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद हमने देखा नासा गुहा, नासा द्वार, इनके द्वारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है या गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। ये कहाँ पर हो रही है क्रिया, तो ये आपके एक्सटर्नल के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, एक्सटर्नल के अंतर्गत आएगी। और एक्सटर्नल में हमने देखा ब्रीथिंग के बाद हमने देखा फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस तरीके से हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे इसमें
इसके बाद हम आगे बात करते हैं रुधिर तथा ऊतक में गैसीय संवहन का विनिमय किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हम किस तरीके से समझेंगे, हमने देखा एल्वियोली में कहाँ गई, एयर, ठीक है, एल्वियोली में एयर या ऑक्सीजन आ गई और उसने वहां से क्या हुआ, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले आया और सभी कोशिकाओं में, जो बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वहां पर क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को वहां पर पहुंचा दिया, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने के बाद फिर वो ऑक्सीजन जो है कहाँ पर जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, जहां से वो ग्लूकोज के साथ मिलकर एटीपी का निर्माण करती है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। अभी हम जो देख रहे हैं रुधिर तथा ऊतक में गैसीय संवहन एवं विनिमय किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो एल्वियोली है, वायु कोष्ठक है, यहाँ से जो O2 है, O2 में जो O2 है ये किसमें, ब्लड में मिल गई और ब्लड ने विभिन्न सेल्स तक इसको पहुंचा दिया। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है कि जो ब्लड है, जो विभिन्न सेल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज रही हैं, कहाँ पर, एल्वियोली में। ब्लड के थ्रू ये कार्य हो रहा है और ब्लड के थ्रू जो कार्य हो रहा है ये क्या कर रहे हैं, एल्वियोली में उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भेज रहे हैं। तो इस तरीके से ब्लड में जो ब्लड तथा टिश्यू होते हैं उनमें गैसीय विनिमय होता है। इसमें एक चीज और आती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है, जो O2 ऑक्सीजन है उसको लेता है और CO2 को छोड़ने में यानी आदान प्रदान के कार्य में हीमोग्लोबिन जो होता है हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन जो कि RBC में होता है, ठीक है, ये इसका क्या कार्य होता है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को भेज देगा, इसमें ये कार्य होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, जब इसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें मिल गई, ठीक है। अब इसने जो कार्य किया, इसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया और ये कहाँ पर पहुंचा, सेल्स में पहुंचा, सेल्स से माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया हुई, जहां पर क्या होता है, क्रेब चक्र की प्रक्रिया चलती है, जिसके फलस्वरूप हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज से वहां पर जब CO2 और ग्लूकोज मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी यानी ATP का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया हमने यहाँ पर देखी। आगे ऑक्सीजन का संवहन उसी तरीके से होता है जैसे अभी हमने बात की, CO2 किस तरीके से फेफड़ों के द्वारा हमारी बॉडी में आई, ठीक है, कहाँ पर, एल्वियोली में आई, एल्वियोली से ब्लड उनको क्या हुआ, विभिन्न सेल्स में ले गया और सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर इसका संवहन हो गया। ठीक है, वहीं रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन ये भी किस तरीके से हो रहा है, तो ये भी जो सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, तो वो क्या होता है, बाहर निकल आती है, किसके द्वारा, तो ये भी इसी तरीके से लंग्स हेल्प करते हैं इसमें। एल्वियोली हो गया, एल्वियोली से कहाँ तक, जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ट्रैकिया से, और ट्रैकिया से बाहर की तरफ आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुल मिलाकर इसमें जो ब्लड है इसका भी कार्य है। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने जाना जो श्वसन तंत्र है इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं। नासा गुहा, नासा द्वार होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नोज के द्वारा एयर को लेते हैं। फिर आता है नासा गुहा, ठीक है, उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जब ये सिंगल होता है ट्रैकिया होता है, और जब ये दो भागों में बढ़ जाता है इसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलस में कई भागों में बढ़ जाता है, और ब्रोंक्यूलस जो होता है ये कई सारे वायु कोष्ठक का निर्माण करता है जिसे हम एल्वियोली कहते हैं। फिर उसके बाद लंग्स हो गए आपके, और डायाफ्राम, डायाफ्राम का कार्य क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये जो डायाफ्राम है सांस लेने में हेल्प करता है, 70% ब्रीथ लेने में ये हेल्प करता है। संयोजी ऊतक का ये बना होता है, जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे आ जाता है और सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की साइड आ जाता है, ठीक है। और हमने इसमें क्या देखा, श्वसन जो क्रिया होती है दो प्रकार से होती है, एक होती है ऑक्सीश्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, दूसरी होती है अनऑक्सीश्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें एटीपी के साथ लैक्टिक एसिड का भी निर्माण होता है, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में बाह्य श्वसन आपका आ गया जो कि आज हमने पढ़ा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, जिसमें हमने ब्रीथ पढ़ लिया, ठीक है। ब्रीथिंग के बाद हमने किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है उसके बारे में, रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन हमने यहाँ पर देखा।
तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके बाह्य श्वसन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अंतःश्वसन की बात यदि हम करें, इसकी क्लास कल होगी। पार्ट 2 में आपको अंतःश्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन कराया जाएगा, जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमने देखा बाह्य श्वसन में सबसे हमने ब्रीथिंग को देखा। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, ब्रीथ का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। और ये जो क्रिया होती है 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अंत्यश्वास क्या होता है, उच्छ्वास क्या होता है, इन दोनों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो वायु का संगठन है, किस तरीके से ब्रीथिंग में वायु का संगठन होता है, यहाँ पर इसको भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने देखा फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर एल्वियोली है, जहाँ से क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड क्या करता है, एयर को ले लेता है, और जब ब्लड एयर को लेता है तो ब्लड में क्या होता है, और आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जब एयर मिल जाती है तो वो क्या, किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये क्या करेगा, विभिन्न सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, और कहाँ पर, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा, जहाँ पर ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया आपकी होती है इसमें फेफड़ों में गैसीय विनिमय के अंतर्गत। वहीं से ये क्या करता है, CO2 को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। ब्लड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में जाती है, एल्वियोली से आपके लंग्स में जाती है, लंग्स में जो ब्रोंकाई है वहां से ट्रैकिया से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इस तरीके से गैसीय विनिमय होता है। उसके बाद रुधिर में किस तरीके से होता है, वही सेम जो अभी हमने बताया। ठीक है, ऑक्सीजन का संवहन हो गया, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन किस तरीके से होता है, तो ब्लड में ठीक है, तो ये हमने देखा। तो यदि इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हम देखेंगे जो आपका कृत्रिम श्वसन है उसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक नियंत्रण किस तरीके से होता है श्वसन तंत्र में, इन सभी के बारे में। और जो छोटे छोटे पॉइंट आपके होते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके बनते हैं श्वसन तंत्र से, उन सभी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।